स्वागत है आपका। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी, गाजा में विध्वंस, फुल एंड फाइनल में वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने, जहां गाजा में इजराइल के विनाशकारी हमले को लेकर खबर बड़ी है। इजराइल ने गाजा पर विध्वंसक हमला किया है। पूरे गाजा में कैसे मचा हुआ है कोहराम, एक एक तस्वीर होगी आपके सामने। हिजबुल्लाह के साथ आए 1 लाख विदेशी सैनिक। बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को वार्निंग दी है। 1 लाख विदेशी लड़ाके इजराइल से लड़ने के लिए बताए जा रहे हैं तैयार। वहीं नेटो के 5 देशों में अलर्ट पर अमेरिकी बेस। बड़ी खबर यह कि कीव पर रूसी हमले के बाद अब अमेरिका ने नेटो देशों में अपने बेस को कर दिया है अलर्ट। और पोलैंड वॉर मोड में कैसे आ चुका है, इसको लेकर होगा सवाल। वहीं वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन, नेटो वर्सेस रूस चीन, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। ऐसा हम नहीं, कोई और दावा कर रहा है। कौन है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात गाजा में विध्वंस की। और गाजा में विध्वंस की ये पहली तस्वीर, गाजा में हमास के ठिकाने को कैसे किया गया तबाह। सुजया इलाके में हमास सेंटर पर बमबारी की ये तस्वीर। आईईडी ब्लास्ट, हमास ठिकाने को किया गया जमींदोज। यह हमला इजरायली सैनिक की मौत का बदला है। एक एक कर किस तरीके से हमास के सेंटर्स पर बमबारी को अंजाम दिया गया। सुजया इलाके में हमास सेंटर पर हुए इस हमले की तस्वीर, जहां देखिए आईडी ब्लास्ट से हमास के ठिकानों को कर दिया गया जमींदोज। अब तस्वीर सेंट्रल गाजा में हमास बेस पर तबाही की, जहां इजरायली सेना ने हमास बेस को नष्ट करने का दावा किया है। हमास के लॉन्च पैड जमींदोज हुए। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमास के ठिकानों, हमास के उन बेस को किया जा रहा है टारगेट जो सेंट्रल गाजा में है। हमास बेस में भारी तबाही की ये तस्वीर आपने देखी। इजरायली सेना हमास बेस को नष्ट करने का कर रही है दावा। वहीं पहली तस्वीर आईईडी के जरिए किए गए ब्लास्ट की। तो गाजा में ही हमास के ठिकानों को कैसे हमले के जरिए उड़ा दिया गया, ये तस्वीर आपने देखी। अब इजराइल की गाजा पर भीषण बमबारी की भी एक तस्वीर सामने आई, जहां हमास के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमले का किया जा रहा है दावा। देखिए तस्वीर। इसके साथ बड़ी खबर यह है कि गाजा में 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा में ही अब तक 38,243 लोगों की मौत हो चुकी है। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से गाजा में 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनियों की मौत का किया जा रहा है दावा। और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, गाजा के उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां आईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया, कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट पर लिया गया, और साथ ही हमास के उस बेस पर जो एक सेफ ठिकाना बने हुए थे हमास के लड़ाकों का, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब वेस्ट बैंक में इजरायल के बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां फिलिस्तीनी लड़ाकों पर ग्रेनेड अटैक की तस्वीर सामने आई है। ये रिहायशी इलाके में छिपे थे फिलिस्तीनी लड़ाके। देखिए कैसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। रिहायशी इलाके में फिलिस्तीनी लड़ाकियों को टारगेट किया गया।
बड़े हमलों को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, इस वॉर फ्रंट पर कैसे इजराइल अब हमलों को अंजाम दे रहा है, किस स्ट्रैटेजी के तहत अब इन कम्युनिकेशन सेंटर्स के साथ साथ हमास के ठिकानों को लिया गया टारगेट पर, उस पर करूंगी सवाल। आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शंकर प्रसाद सर, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अब अपनाई जा रही है उन ठिकानों को टारगेट करने की जहां पर अभी तक इजराइल ये देख रहा था कि कैसे हमास कम्युनिकेट कर रहा था, कैसे ऑपरेट कर रहा था। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये कम्युनिकेशन सेंटर है, दावा ये किया जा रहा है कि ये वो जगह है जहां से हमास अब ऑपरेट कर रहा था। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई खास स्ट्रैटेजी भी नजर नहीं आती। हमें यह समझना चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि उनके होस्टेजेस को रिलीज कराना। क्या इस तरीके से वो रिलीज कर पाएंगे? देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि इस समय गाज़ा के अंदर पिछले 1-1.5-2 महीने में इतनी तबाही हो चुकी है, उसके बाद भी हमास को राज़ी नहीं कर पा रहे हैं कि वो होस्टेजेस को रिलीज़ करे या किसी किस्म के उनके साथ एक बातचीत करने का एक मौका करे, एक सीज फायर करे। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट से क्या मिलेगा, क्या उनके भी कुछ इसमें होस्टेजेस मारे जाएंगे। इस समय ये देखना है कि होस्टेजेस को किस तरह से रिलीज कराया जाए। हमास को वो पूरा ख़त्म करना चाहते हैं। हमास को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। हमास तो कभी शायद ख़त्म होगा भी नहीं। इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूसली गेटिंग सपोर्ट, वो तो लगातार सपोर्ट मिल रही है। उधर से हिजबुल्ला लड़ रहा है, हिजबुल्ला ने इजराइल के कुछ लोग मार भी दिए हैं गोलान हाइट के ऊपर। उधर से हूती लड़ रहा है। तो इस समय मैं समझता हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ फ्रेश लुक, एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे किसी किस्म से ये लड़ाई एक सीज फायर पे पहुँचे, जहाँ से होस्टेजेस आ सकें और जहाँ से आगे नेगोशिएशंस हो सकें। हम ये समझते हैं कि एक बिल्डिंग को एक आईडी से अड़ा दिया, उन्होंने 2 इराकी सोल्जर मार दिए, इन्होंने 77 मार दिए, वो तो फिगर 45-50,000 तो हो चुकी है। तो इससे अब कोई आगे बात निकलने वाली नहीं है। तो आपका सवाल ये था इसकी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी क्या है। आई एम सॉरी, इसकी टैक्टिकल स्ट्रैटेजी समझना बहुत कठिन है। स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स दिस सर, लेकिन सवाल यही था कि अगर खंडर में ज्यादातर इलाका तब्दील हो चुका है, बावजूद उसके वो हमास के लिए कैसे सेफ ठिकाना बने हुए। मनीष प्रसाद, आपको बता दें इस वक्त मनीष झा मेरे सहयोगी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस बारे में करूंगी बात। उससे पहले माइन की चपेट में आई रूसी टैंक की तस्वीर आपके सामने, जहां खार्किव में यूक्रेनी माइन का जाल और एंटी टैंक माइन से 2 टैंक कैसे तबाह हुए, इस वॉर फ्रंट से आई ये तस्वीर आपके सामने। अब डोनेट्स्क में यूक्रेनी एयरबोर्न ब्रिगेड के हमले को लेकर भी खबर बढ़ी है, जहां रूस की आमद ग्रुप को निशाना बनाया गया है और खुराकोव में बढ़त बनाने का ये यूक्रेनी दावा। अब वो तस्वीर आपके सामने जहां डोनेट्स्क में रूस की आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया गया और यूक्रेनी एंटी टैंक माइन की चपेट में ये रूसी टैंक कैसे आया, देखिए तस्वीर। धमाके के बाद रूसी आर्मर्ड व्हीकल में आग लगी। अब रूसी मिसाइल हमले की हैरान करने वाली तस्वीर आपके सामने होगी, जहां ब्लैक सी से यूक्रेन की ओर जाती एक मिसाइल नजर आई और ये देखिए तस्वीर, मछुआरों ने कैमरे में कैद की है हैरान करने वाली ये तस्वीर। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, ये चाहूंगी कि 7 तस्वीरें भी ये दिखाएं और दोनों फ्रंट पर जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, अगर ये देखा जाए कि दोनों ही फ्रंट पे इसके बावजूद कि बयानबाजी ये होती रही कि हम नेगोशिएशन करेंगे, पीस टॉक की तमाम बातें हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ग्राउंड पर दोनों ही जगह पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव अटैक हो रहे हैं और जिसकी वजह से अब
ना सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स बल्कि सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखें कि गाजा में क्या हुआ, तो गाजा में लगातार इस आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि आप गाजा सिटी खाली करें, और इस हफ्ते लगातार सुबह दोपहर शाम कहा जाता है कभी गाजा सिटी के इलाके के लोगों को कि आप साउथ में चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियन सिटी पर देखें तो रूस ने जो हमले किए उसके बाद से काफ़ी आलोचनाएं हो रही है कि हॉस्पिटल पर अटैक हुए हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमले कम नहीं हो रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इनमें ज़्यादा लीथल मिसाइल और दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी राइट, बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और जो बात एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह के मुकाबले को लेकर जिस तरीके से इस वक्त बड़ी बात की जा रही है, गाजा में विध्वंस को लेकर खबर बड़ी है। हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी आखिर है क्या? बड़ा इनपुट आपके सामने होगा, जहां विध्वंसक रॉकेट हमलों से हर्राए नॉर्थ इजराइल को लेकर खबर आई है। अब हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट दागे हैं। नाफा जंक्शन के पास कार को टारगेट किया गया है। रॉकेट हमले में कार पूरी तरीके से कैसे जलकर खाक हुई, तस्वीर भी आपके सामने होगी। 2 इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये देखिए तस्वीर। तो ये उस वक्त की तस्वीर सामने आई है जहां देखिए किस तरीके से इजरायली नागरिक को भी टारगेट किया गया, और रॉकेट हमला था जिसमें कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नाफा जंक्शन की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां उसके पास ही कार को टारगेट किया गया है, और हिजबुल्लाह ने यहाँ एक नहीं बल्कि 40 रॉकेट दागे हैं। तो विध्वंसक रॉकेट हमलों से कैसे नॉर्थ इजराइल इस वक्त थर्राया है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। और अब यरूशलेम में इजराइल के बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां अल-अक्सा इलाके को टारगेट किया गया है। भीषण आग की चपेट में पूरा इलाका कैसे आया, तस्वीर आपके सामने। अल-अक्सा मस्जिद के पास तबाह हुई कई घर, ज्यादातर घर तबाह हो गए। आग की ये लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। जिस तरीके से पूरा इलाका भीषण आग की चपेट में आया, ये देखिए तस्वीर है आपके सामने यरूशलेम में इजराइल के बड़े हमले को लेकर किए जा रहे दावे की, जहां घर नष्ट हो चुके हैं। अल-अक्सा इलाका टारगेट पर था, भीषण आग की चपेट में आया पूरा इलाका। कुछ देर पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां यरूशलेम में इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया है, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अल-अक्सा इलाके को हिट किया गया है, टारगेट किया गया है, ये बड़ी तबाही की अब से कुछ देर पहले की ही तस्वीर है। अब उत्तरी इजराइल में भीषण रॉकेट हमले से कैसे हाहाकार मचा। एक और बड़ी खबर है गोलान हाइट्स में ताबड़तोड़ हमलों से फैली दहशत को लेकर, जहां हिजबुल्लाह के हमलों से कई जगहों पर आग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हाईवे के नजदीक जिस तरीके से आग की लपटें नजर आ रही हैं, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले, जहां पर कई जगहों पर आग लगी और गोलान हाइट्स में ताबड़तोड़ हमलों को दिया गया अंजाम। हाईवे से सटे इलाके को टारगेट किया गया, हमले में कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए इस फ्रंट पर किस तरीके से नाफा जंक्शन से रॉकेट हमलों के बाद पूरा इलाका जलकर खाक हुआ। वहीं अल-अक्सा इलाका जो कि पूरी तरीके से आग की चपेट में बताया जा रहा है, आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। वहीं उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों से मचे हाहाकार के बाद तस्वीर हाईवे के नजदीक गाड़ियों में लगी आग की भी सामने आई है। अब दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह के भीषण हमले को लेकर खबर है, जहां नॉर्थ इजराइल में लगातार विध्वंसक रॉकेट वर्षा हो रही है, और 4 जगहों पर एक साथ मिसाइल रॉकेट अटैक, जहां हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में आग का तांडव। वहीं मैतुला और अल-मनारा के आईडीएफ बेस को भी टारगेट किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमले के किए जा रहे हैं दावे, और ये नॉर्थ इजराइल में लगातार विध्वंसक रॉकेट अटैक के बाद की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि सवाल इस लिहाज से भी करना जरूरी होगा एक्सपर्ट्स के साथ कि आखिर किस तरीके से दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है, और ये 4 जगहों पर एक साथ मिसाइल और रॉकेट अटैक की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें इलाका बताया जा रहा है मैतुला, अल-मनारा आईडीएफ बेस को टारगेट किया गया है। तो हिजबुल्लाह के हमलों से मची दहशत को लेकर तस्वीर आपके सामने। वहीं पश्चिमी गलील में भी मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया है। गोशेर होटल में रॉकेट अटैक को कैसे अंजाम दिया गया, साथ ही मैतुला अल-मनारा आईडीएफ बेस को टारगेट किया गया। गोलान हाइट्स इलाके में भीषण लगी आग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि इसमें सामान्य यह है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर टारगेट को हिट करने के बाद
पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के हमलों से हाहाकार मच चुका है। जहां बड़ी खबर आपके सामने 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट दागे हैं। बड़ी खबर यह कि 8 अक्टूबर के बाद से 6800 रॉकेट हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर यह कि 5 जुलाई को 200 से ज्यादा मिसाइल रॉकेट अटैक हुए हैं। वहीं पश्चिम गलील, मैतुला और अल-मनारा में मिसाइल हमले को लेकर खबर बड़ी है। उत्तरी इजराइल में हमलों से 710 बार भीषण आग को लेकर इनपुट है। भीषण आग से बॉर्डर से लगे इलाकों में जगह जगह तबाही। अब पिनाक सर, ये भी तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव है जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई का ऐलान और हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारी को प्रदर्शित करते हुए आज हिजबुल्लाह ने भी एक बार फिर से हमलों को अंजाम देते हुए ये साबित कर दिया कि दोनों तरफ से तैयारी पूरी। मुझे लगता है कि ये हिजबुल्लाह ने नया फ्रंट तो खोल ही दिया है। पहले से वहां वो रॉकेट दागते रहे नॉर्थ इजराइल में। मैं जब वहां था मैंने सुबह जाके देखा भी था वहां रॉकेट मिलते हैं। वो जो किरियत शिमोना है, जो नॉर्थ में जो कई जगह हैं जो उनके बॉर्डर जो है लेबनान के साथ, तो वो वहां से दाग देते हैं क्योंकि उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, वहीं से आ जाता है। तो मुझे लगता है और इजराइल तो रिटेलिएट करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इजराइल तो कई साल पहले वहां साउथ लेबनान में थोड़ा ऑक्यूपेशन भी करके रहा था कि इसी तरह से वो रॉकेट अटैक्स वाला बंद हो, वो नहीं हुआ, फिर समझौता हुआ, वापस आ गए। अब ये तो खैर हिजबुल्लाह तो खैर प्रॉक्सी है, एक लेबनान में उसका काफी दबदबा है और वो ईरान से उनको पूरा सहयोग मिलता है और सारे वेपन्स भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया फ्रंट खुलने वाला है और इजराइल को फिर मेरे ख्याल में फिर लेबनान में घुस के मारना पड़ेगा और पता नहीं क्या होगा उसके बाद। या साउथ लेबनान, साउथ ऑफ द लिटनी रिवर बोलते हैं, उसको अगर ऑक्यूपाई कर ले तो फिर वहां से उसके फिर पीछे से रॉकेट्स जो है वो इजराइल नहीं पहुंचती है। पर वो पॉलिसी भी फेल हो गई थी तो वो दूसरे रॉकेट ले आए, फिर वहां से भी मारने लगे। तो मुझे लगता है हिजबुल्लाह के साथ तो अब जंग मतलब जो प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट की जा रही है सर। उसी के तहत ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है जहां ये साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक और खबर है, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर इजराइल के बड़े हमले को लेकर, जहां हमले में मारा गया नसरल्लाह का बॉडीगार्ड और मिसाइल हमले में ढेर हुए अल फदल गरनबाश को लेकर खबर है। विध्वंसक हमले में अल फदल की कार को तबाह कर दिया गया है। इस बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने कि किस तरीके से नसरल्लाह का बॉडीगार्ड भी अब मार गिराया गया है। खबर सामने आई विध्वंसक हमले को लेकर और ये विध्वंसक हमला हुआ लेबनान सीरिया बॉर्डर पर। मिसाइल हमले में अल फदल गरनबाश को ढेर कर दिया गया है। तो इन गतिविधियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इन मूवमेंट्स को जिस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, एक और टारगेटेड अटैक, और टारगेटेड अटैक में ढेर किया गया है नसरल्लाह का बॉडीगार्ड। अब इंफॉर्मेशन, जहां लेबनान सीरिया बॉर्डर पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। खबर यह कि टारगेटेड कार पर आईडीएफ का यह मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल हमले में ढेर हुए अल फदल गरनबाश को लेकर खबर आई। नसरल्लाह का खास बॉडीगार्ड अल फदल जो हमले में मारा गया है, इस हमले में कार जलकर खाक हो गई। कार सवार सभी लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें बीते हफ्ते ही मारा गया था हिजबुल्लाह टॉप कमांडर निमान नासिर, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को टारगेट पर लिया जा रहा है, ये बड़ी खबर आई है नसरल्लाह के बॉडीगार्ड को ढेर किए जाने को लेकर। हालांकि इजराइल पर कभी भी बड़े हमले को हिजबुल्लाह किस तरीके से अंजाम दे सकता है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अब बड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल को हराने के लिए हमारे पास पर्याप्त ताकत है, और उसी ताकत के तहत मैं एक्सपर्ट से ये सवाल कर रही थी कि अब हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, हमले के लिए 1 लाख विदेशी लड़ाके भी अब नसरल्लाह की तरफ से चेतावनी के तहत दावा किया जा रहा है कि तैयार है। और दुनिया भर से हमें मिल रहे समर्थन का भी जिस तरीके से नसरल्लाह जिक्र कर रहा है, इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, जहां देखिए किस तरीके से इजराइल पर फाइनल अटैक का क्या ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अब इजराइल पर विध्वंसक हमले की तैयारी में जिस तरीके से हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने ये बड़ी चेतावनी देते हुए क्या कहा और तैयारी को लेकर जो संकेत दिए शंकर प्रसाद सर, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि इस चेतावनी में हसन नसरल्लाह कह रहे हैं कि हमले के लिए 1 लाख विदेशी लड़ाके तैयार है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं, 10 लाख रॉकेट है, 5 लाख मिसाइल, ईरानी ड्रोन, मोर्टार, एंटी टैंक हथियार। और नसरल्लाह की इस चेतावनी को लेकर किस तरीके से अब इसे आप मानते हैं कि कैसे कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को कुछ फाइनल अटैक्स के जरिए दिया जाए? क्या ये अटैक सीमित होंगे
अभी शुरुआती प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह? देखिए, हिजबुल्लाह की तैयारी पूरी है, उसकी तैयारी पूरी होती चली जाएगी और उसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ईरान उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करता रहेगा। ईरान की तरफ से सारा सामान आएगा, रॉकेट्स आएंगे, मिसाइल्स आएंगे, ड्रोन्स आएंगे, और तकरीबन आपने सही कहा 1 लाख के तकरीबन लड़ाकू इराक से भी आए हैं। हो सकता है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी फोर्स के भी लोग आएंगे। तो इस समय मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह इज़ फुल्ली रेडी टू अटैक इजराइल। अब इसमें इजराइल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? इजराइल के पास इस समय दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो ग्राउंड अटैक करे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट और उसको नष्ट करे इनसाइड द टेरिटरी ऑफ लेबनान। लेकिन उसमें बड़ा ख़तरा है। उसमें ख़तरा इस बात का है कि इजराइल का भी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो इजराइल को शायद एक्सेप्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसका कोई अंत नतीजा कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री निकलेगा नहीं। तो मेरे विचार से द बेस्ट ऑप्शन फॉर इजराइल इज टू कंटिन्यू एंगेजिंग। इनको लगातार एक फायर पावर से अटैक करते रहें, मिसाइल से अटैक करते रहें, एयर पावर से अटैक करते रहें, और जितना हो सकता है वहाँ डैमेज कॉज करें विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इसमें भी बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक कि ईरान इसके साथ लगा रहेगा तो इसका कोई एंड नतीजा निकलने वाला है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम आने वाला है सूनर देन लेटर कि जबकि इजराइल को ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि ना तो इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो, ना इजराइल चाहता है, ना ईरान चाहता है कि उनके डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो। वो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ना चाहता है। और ये तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान इसमें खिंच जाए, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर की बात आ जाती है इसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें और पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इजराइल। हिजबुल्लाह तो लड़ता रहेगा, उधर से हुती लड़ता रहेगा। एग्जैक्टली सर, डेंजरस सिचुएशन जहां ट्रिपल एच की आप बात कर रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती। लेकिन अब जिस तरीके से फिलहाल अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें गाजा में इजराइल की भारी बमबारी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देखिए गाजा सिटी में अब आईडीएफ फाइटर्स का ये कहर देखने को मिला है, और काफी नीचे उड़ रहे आईडीएफ फाइटर्स की ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां हमास के ठिकानों पर नजदीक से फिलहाल कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, ये तस्वीर देखिए। तो जिस तरीके से हमास के ठिकानों को बर्बाद किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई को लेकर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये लगातार इस फ्रंट से आ रही तस्वीरों के तहत ही भारी बमबारी और टारगेट कैसे हिट किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, उसको लेकर खबर बढ़ी है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां देखिए गाजा के स्कूलों पर नॉन स्टॉप अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। अब आईडीएफ के 4 दिन में 4 स्कूल्स पर हमले को लेकर खबर बढ़ी है, जहां हमले में आपको बता दें खान यूनिस में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं, जिसको लेकर हमने चर्चा भी की। हालांकि स्कूलों में अब तक 520 शरणार्थियों की मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन जिस तरीके से सामने आ रही है, 4 दिन में 4 अटैक, और ये अटैक हुए स्कूल पर हमलों को अंजाम दिया गया है आईडीएफ की तरफ से, और खान यूनिस में 30 लोगों की हमले में मौत का दावा भी किया जा रहा है। चार दिन में 4 स्कूल पर हमला, बड़ी खबर 9 जुलाई खान यूनिस, जहां अल अवदा स्कूल में लगे टेंट पर हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें इसी हमले में 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 8 जुलाई नुसेरात यूएन द्वारा संचालित स्कूल पर हमले को लेकर खबर आई। आईडीएफ हमलों में 6 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई। 7 जुलाई गाजा सिटी होली फैमिली स्कूल पर बमबारी, हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत, स्कूल में सैकड़ों लोगों का ठिकाना बना हुआ था। नुसेरात 6 जुलाई यूएन द्वारा संचालित स्कूल पर हमले को अंजाम दिया गया। इसी हमले में 16 शरणार्थियों की मौत हुई। स्कूल में 2000 विस्थापित मौजूद थे। अब जिस तरीके से गाजा में ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आंकड़े सामने आए हैं, उसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले इजराइल पर हुती और इराकी रेजिस्टेंस के डबल अटैक को लेकर भी एक खबर है, जहां आपको बता दें अब सना से इजराइल पर रॉकेट अटैक का दावा किया जा रहा है, और इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने जिस तरीके से रॉकेट दागे हैं, मनीष इस बारे में क्विक इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी। उससे पहले लगातार किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने रॉकेट दागे हैं, ये बड़ी खबर सामने आई है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, गाजा को लेकर आ रही बड़ी ब्रेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, इजराइल पर हुती इराकी रेजिस्टेंस का ये अटैक है। सना से इजराइल पर रॉकेट अटैक को लेकर खबर सामने आई है।
हमास और हिजबुल्लाह की बात हमने की, लेकिन हुती का अमेरिका शिप पर डायरेक्ट अटैक। एक और बड़ी खबर है अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हमले को लेकर, जहां अरब सागर में इजरायली शिप पर हमला और हुती का अल मंडेब स्ट्रेट में ड्रोन बोट से यह हमला बताया जा रहा है। हालांकि हुती के इस ट्रिपल अटैक के बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, जहां एक नहीं बल्कि एक के बाद एक किए गए डायरेक्ट अटैक को लेकर खबर बढ़ी है। और अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर अब जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर सामने आई है अरब सागर में इजरायली शिप पर हमले को लेकर। और हुती का यह अमेरिकी शिप को डायरेक्ट अटैक, जहां एक बार फिर से टारगेट किया गया है और अटैक को अंजाम दिया गया है अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हुआ हमला। अब दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, इजराइल पर हुती इराकी रेजिस्टेंस के अटैक को लेकर और अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हमले को लेकर। अब मनीष, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन अटैक्स को लेकर आपसे सवाल से पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हुती का ट्रिपल अटैक है, जहां इंफॉर्मेशन आपके सामने पहले हमले को लेकर, क्योंकि ये अदन की खाड़ी जहां अमेरिकी शिप मुर्स्क सेंटोसा कंटेनर पर हमले को लेकर खबर आई। दूसरा हमला बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर कमर्शियल शिप को टारगेट किया गया। तीसरा हमला अरब सागर इजरायली स्वामित्व वाले शिप पर हमले को लेकर बड़ी खबर। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए पहले तो हुती ने तमाम जो कमर्शियल शिप हैं उसे और यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निशाना बनाने की जरूरत की और बहुत हद तक उसमें वो कामयाब होते दिखे भी बहुत सारी जगहों पे। लेकिन उसके बाद फिर धमकी दिया गया कि सना के एयरपोर्ट को उड़ा देंगे, जिसके बाद हुती की तरफ से ये अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की कोशिश है, जहां वो इजराइल पर डायरेक्ट यहां से हमला कर रहे हैं ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। देखिए कहा यह गया नेतन्याहू की तरफ से कि अब हम गाजा में अपना ऑपरेशन खत्म करने वाले हैं, हम पीस नेगोशिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों का डेवलपमेंट ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह और हुती दोनों प्रेशर माउंट करने के लिए और हमास का सपोर्ट करने के लिए अपने अपने फ्रंट पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है कि गोलन हाइट्स के इलाके में लगातार आग की लपटें लग रही है। अब आप सोचिए 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बीते 8-10 दिनों से लगातार लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर इजरायली इलाकों में केवल आग ही आग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हुती भी उसी सपोर्ट में अब इजरायल को निशाना बनाने की कोशिश में। बिल्कुल, लेकिन आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक से अब कैसे सीरिया दहला। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, बनियास के कोस्टल इलाकों को कैसे टारगेट किया गया, जहां इजरायल ने रात भर हवाई हमलों को अंजाम दिया और ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स के ठिकानों को तबाह करने का इसमें बड़ा दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से बनियास के कोस्टल इलाकों को टारगेट करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, जहां इजरायल ने रात भर हवाई हमलों को अंजाम दिया। अब सीरिया के ही लताकिया पोर्ट पर भी आईडीएफ की बमबारी को लेकर खबर आई। आपको बता दें लताकिया पोर्ट पर ईरानी वेपन की बड़ी खेप को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के लिए तेहरान से आए थे ये वेपन। रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि हमले में आईआरजीसी के एक सलाहकार की भी मौत हो गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह का ये ईरानी वेपन जिस तरीके से तबाह हुआ है उस बारे में इंफॉर्मेशन। और उसके बाद सर चक्रवर्ती सर, आपसे सवाल, सीरिया के लताकिया पोर्ट पर इजरायल की बमबारी को लेकर खबर आई। सीरिया तट पर ईरानी वेपन की बड़ी खेप को तबाह करने का दावा किया गया। हिजबुल्लाह के लिए तेहरान से आए हथियारों की खेप को लेकर रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं, जहां हमले में आईआरजीसी के एक सलाहकार के मारे जाने की भी खबर है। और लताकिया पोर्ट पर कुछ दिन पहले ही ईरान से जुड़े जिस तरीके से शिपमेंट नजर आए थे, खबर ईरानी मिलिशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने को लेकर भी इस बीच आ गई है, जहां सीरिया के बनियास में तैनात था ये डिफेंस सिस्टम और ईरानी मिलिशिया के डिफेंस सिस्टम पर आईडीएफ का ये हमला। आपको बता दें हिजबुल्लाह के वेपन तस्करी रूट की रक्षा में ये तैनात बताया जा रहा था। अब रूट को भी कैसे ट्रैक को ट्रेस करते हुए हमले को दिया गया अंजाम, जहां तेहरान टू लेबनान वेपन तस्करी का ये रूट आखिर क्या था और कैसे अब हमले को अंजाम दिया गया। सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन, इजरायली हमले में ईरानी मिलिशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। सीरिया में ईरान से लेबनान जा रहे वेपन की सुरक्षा के लिए यह तैनात था। सीरिया के बनियास में तैनात एयर डिफेंस पर आईडीएफ का मिसाइल हमला। वहीं सीरिया के लताकिया पोर्ट पर भी 2 ईरानी शिप के आने के बाद हमले को अंजाम दिया गया और ईरानी शिप पर हिजबुल्लाह के लिए बड़ी संख्या में वेपन होने की जो खबर थी, उस लिहाज से चक्रवर्ती सर ब्रीफ आपसे एक छोटा सा रिस्पॉन्स चाहूंगी कि आखिर इजरायल किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा, ये विस्तार कितना होते हुए आप देख रहे हैं इन अलग अलग फ्रंट्स पर। इजरायल तो क्लियरली जो सप्लाई लाइन है, जो सीरिया के माध्यम से समुद्री रूट से जो लताकिया तक आया, तो मुझे लगता है कि वो इजरायल को इंटेलिजेंस मिल गया था या अमेरिकन ने शेयर किया होगा इंटेलिजेंस, तो उसने उसको टारगेट कर दिया। वो तो करेगा ही, क्योंकि ये रॉकेट्स और जो भी है एंटी मिसाइल सिस्टम्स वो हिजबुल्लाह के लिए ही था, वो तो लेबनीज आर्मी के लिए नहीं था।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो सप्लाई लाइंस है, जैसे हुतीज को कैसे आर्म्स पहुंच रहा है, वो तो बाई लैंड तो नहीं, बाई शिप ही आ रहा होगा, ये भी बाई शिप ईरान भेज रहा था। तो मुझे लगता है कि अब वो शिपिंग उसको टारगेट करेंगे कि वो लाइंस जो है हर एक शिप को वो चेक करेंगे, और उधर अमेरिकन फ्लीट भी तैनात है, वो भी मॉनिटर कर रहे होंगे जो कॉन्वर्सेशंस हैं या जो कम्युनिकेशंस हैं। तो वो एक ये जो मिलजुल के हो रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच, ये जो लोकेशन ऑफ द शिप उन्होंने पता किया और फिर उस पे वो उन्होंने उसको डुबा दिया। तो जल्द मुझे आपके पास लगता है ये हम और लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी और गाजा में विध्वंस की एक तस्वीर तो आपने देखी है, लेकिन आगे बड़ी खबरें आपके सामने हैं वर्ल्ड वॉर के सीन को लेकर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से नेटो का टारगेट रूस और चीन है, उसको लेकर खबर बड़ी है। उससे पहले जानिए अब यूरोप में अमेरिकी बेस पर हमले के अलर्ट को लेकर खबर आई है, जहां आपको बता दें फ्रांस, जर्मनी, इटली में अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर खबर आई है। बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया में हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं यूएस बेस। रूसी प्रॉक्सी अटैक और आतंकी हमले को लेकर यह अलर्ट आखिर है क्या? अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कीव इंडिपेंडेंट की यह खबर बताई जा रही है। इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी बेस पर हमले का यह अलर्ट है, उसमें पूरे यूरोप में यूएस सैन्य बेस पर हमले का यह अलर्ट बताया जा रहा है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट यूरोपियन कमांड के बेस की सुरक्षा को बढ़ाने का लिया जा सकता है फैसला। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया में यह अलर्ट। 6 देशों में यूएस बेस पर फोर्स प्रोटेक्शन कंडीशन जारी लागू। आपको बता दें रूस के इशारे पर आतंकी हमले की आशंका भी जताई जा रही है। अब ये आशंका किस तरीके से बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, उसको लेकर होगा सवाल। उससे पहले नेटो बॉर्डर के पास रूसी अलायंस को लेकर बड़ी तैयारी, और पोलैंड बॉर्डर के नजदीक चीनी सेना की वॉर ड्रिल को लेकर खबर बड़ी है। नेटो बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या ये युद्ध की तैयारी है? चीन की नेवल एविएशन फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है। एयर एंड मिसाइल डिफेंस की ज्वाइंट ड्रिल का मतलब क्या है, मायने क्या है, उसको लेकर भी होगा सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने। साथ ही रूसी अलायंस की बड़ी युद्ध की तैयारी को लेकर भी एक खबर आई, जहां जानिए रूस के लिए रवाना हुई नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स, और नॉर्थ कोरिया की स्पेशल यूनिट की मॉस्को रवानगी का मतलब क्या है? रूसी सेना के साथ कॉम्बैट ड्रिल की ये तैयारी, रक्षा समझौते के बाद पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों खबरें एक साथ आप दिखाएं और जाने कि आखिर किस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि उससे पहले नेटो वर्सेस रूस अलायंस को लेकर महायुद्ध की दस्तक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूस, बेलारूस, चीन, नॉर्थ कोरिया की ये युद्धक तैयारी है। बेलारूस में चीन की सेना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, और पोलैंड बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही ज्वाइंट वॉर ड्रिल को लेकर मनीष इंफॉर्मेशन क्या है? नॉर्थ कोरियाई सैन्य यूनिट मॉस्को के लिए रवाना हो रही है, और रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सैन्य अग्रीमेंट के बाद की ये मूवमेंट, क्या बड़ा मैसेज मनीष? देखिए, एक साथ इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और जाहिर है कि ये बेवजह नहीं है, कम से कम ये बात तो सही है। अभी तक हम युद्ध होता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब महायुद्ध की तैयारी है, और महायुद्ध की तैयारी में सब कुछ एक साथ है। जब आप सुनते हैं कि यूरोप में अमेरिकी बेस पर हमले हो सकते हैं रूस के इशारे पर, मतलब कल के दिन में अगर कहीं से हमले हो गए तो कहा जाएगा कि अब नाटो को मिलकर रूस पर अटैक करना है, तो एक बहाना वो भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, चीन के सैनिक बेलारूस पहुंचते हैं, वहां पर वो मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंचते हैं, वहां पर वो साथ में रहेंगे। यहां तक बात आ रही है कि किम के सैनिक युद्ध क्षेत्र में उतारे जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान का गठबंधन है कुछ प्रॉक्सी संगठनों के साथ ही, वहीं दूसरी तरफ आज जब नाटो अपनी 75वीं सालगिरह बना रहा है, तो अब दुनिया को 2 बात तय करनी है। पहली बात, आपको संयुक्त राष्ट्र चाहिए या नाटो चाहिए? क्योंकि नाटो अगर मजबूत होगा तो संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। कम से कम नाटो समिट में जो कुछ उन लोगों ने अपने शपथ ली है या जो ऐलान किया, उससे तो यही साबित होता है। बिल्कुल, लेकिन नेटो चीफ आखिर क्यों युद्ध जारी रखने का संकेत दे रहे हैं? इसको लेकर भी शंकर प्रसाद सर आपसे सवाल जरूर करूंगी, और ये कोलैबोरेशन, ये पोस्टरिंग इस हालात में जो की जा रही है उसका मतलब भी समझूंगी। क्योंकि उससे पहले ये बड़ी खबर आई है कि रूस यूक्रेन जंग जारी रखना चाहता है नेटो, और नेटो चीफ ने युद्ध जारी रखने के जो संकेत दिए हैं, रूस की जीत पूरी दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं नेटो चीफ। दुनिया को चुकानी होगी रूस की जीत की कीमत। रूस की जीत से ईरान, चीन का हौसला भी बढ़ेगा। तो नेटो चीफ का यह इशारा आखिर है क्या? क्या जंग जारी रहेगी? क्योंकि यूक्रेन की हार से युद्ध
जल्द खत्म किया जा सकता है, लेकिन इससे दुनिया में शांति नहीं आएगी। रूस जीता तो पूरी दुनिया को कीमत चुकानी होगी। दशकों तक दुनिया की सुरक्षा खतरे में रहेगी। चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया का हौसला भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल यही, नेटो चीफ के बयान के मायने क्या हैं? क्या नेटो को यूक्रेन की हार के संकेत मिल रहे हैं? क्या रूस के बढ़ते अलायंस से नेटो टेंशन में है? क्या नेटो रूस से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या नेटो देशों में जंग जारी रखने को लेकर भी असहमति है? प्रसाद साहब, देखिए, अब बात बिल्कुल क्लियर है। नेटो चाहता है कि किसी प्रकार से रशिया को इस लड़ाई में इन्वॉल्व रखे लगातार, और इसमें बलि का बकरा बन रहा है यूक्रेन। मैं नहीं समझता कि नेटो इस तरह की गलती करेगा कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट अटैक रशिया के ऊपर करे, जिससे रशिया की रिस्पांस नेटो कंट्रीज पर भी हो सके। हम कई दिन से देख रहे हैं और सुन रहे हैं आप ही की खबरों के ज़रिए कि इनके मिसाइल फोर्सेस, कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स तो एक तरफ हैं, कन्वेंशनल मिसाइल्स पे काफ़ी यूरोपियन सिटीज़, बिग सिटीज़ इन यूरोप, इन यूके, इन फ्रांस, वो टारगेटेड पर हैं। तो ये कोई नेटो देश नहीं चाहेगा कि उनका देश फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें उनके देश में कहीं भी कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन वो इस लड़ाई को यूक्रेन के अंदर जारी रखना चाहते हैं, जिससे कि रशिया लड़ाई के अंदर फंसा रहे। वो ये चाहते हैं पिछले 2 साल से कि किसी प्रकार से रशिया वीक हो जाए, लेकिन रशिया वीक इतनी आसानी से होने वाला है नहीं। रशिया के साथ तो अलायंस बढ़ रहे हैं। आपने खुद ही बता दिया कि चाइनीज़ की सपोर्ट आ गई है, नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट आ गई है, ईरान उनके संग सपोर्ट मिल रहा है। तो क्लियर है कि इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ चुका है वर्ल्ड, वेस्टर्न पावर्स और रशिया एंड रशियाज अलायंसेज। तो इसमें मैं समझता हूं कि बैटल ग्राउंड यूक्रेन ही रहेगा। अगर किसी प्रकार से नेटो ने कोई रशिया के अंदर कुछ कर दिया तो रशिया उसको भी जवाब अवश्य देगा, और उससे फिर कहीं का कहीं युद्ध पहुंच सकता है। चाहे वर्ल्ड वॉर 3 कहिए कि चाहे टोटल डिस्ट्रक्शन कहिए, ये आपका असेसमेंट बताएगा। लेकिन टोटल डिस्ट्रक्शन असेसमेंट उस लिहाज से भी करना बहुत जरूरी है। उसको लेकर चक्रवर्ती सर आपसे सवाल करूंगी, सॉरी टू बट इन सर, प्रसाद सर, क्योंकि अब आप नेटो की ऐसी हिमाकत नहीं करेगा नेटो, तो ये बात आपने साफ कर दी। लेकिन अब पोलैंड ने जिस तरीके से रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, इसको लेकर भी समझना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बॉर्डर एरियाज होते हुए भी जिस तरीके से तैयारी को लेकर खबरें आ रही हैं। बेलारूस रूस बॉर्डर पर पोलैंड का ये डिफेंस अम्ब्रेला बताया जा रहा है, जहां F-35 लड़ाकू विमान की तैनाती पोलैंड करने वाला है, और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अब्राम्स टैंक की तैनाती नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत पोलैंड करने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, उसको लेकर खबर बड़ी है। और इस पर सवाल करने से पहले पोलैंड की जंगी तैयारी और बॉर्डर सील करने को लेकर इंफॉर्मेशन आखिर है क्या, यही जानकारी, क्योंकि पोलैंड को रूस के संभावित हमले का खतरा है, और बेलारूस से सटे 416 किलोमीटर बॉर्डर पर डिफेंस अम्ब्रेला को लेकर चक्रवर्ती सर समझना जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये रूस से सटा 232 किलोमीटर बॉर्डर पर पैट्रियट की तैनाती का मतलब क्या है? F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात पोलैंड करेगा। $2 बिलियन की डील के तहत ही नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूती मिलने के जो दावे किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे सर? हाँ, मेरी आवाज आपको जी हाँ बोलिए, कंटिन्यू सर। हाँ, जो पोलैंड वाली जो तैयारी आप जिस पे दिखा रहे थे, मुझे लगता है कि ये जो फ्रंटलाइन वेपन सिस्टम्स हैं F-35 वगैरह, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास अगर हम देखें तो पोलैंड हमेशा रशिया के टारगेट में रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पोलैंड तो कब्जा कर लिया था उन्होंने एक जमाना। तो मुझे लगता है पोलैंड को तो नेचुरली एक हिस्टोरिकल फियर है रशिया से, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वो जो फ्रंट लाइन है, पोलैंड उसी फ्रंट लाइन पे है, नेटो का फ्रंट लाइन पोलैंड के साथ जुड़ा हुआ है रशिया का बॉर्डर। तो मुझे लगता है जहां भी जैसे बाकी जो कंट्रीज हैं वो छोटे लैटविया, लिथुआनिया, ये भी वहां पे अपनी डिफेंसेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कि रशिया पता नहीं क्या कर देगा। इसीलिए नेटो वेपन्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं वहां पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब वेपन्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं उसको लेकर जो मूवमेंट है नेटो की, उसको लेकर खबर है, क्योंकि क्या ये रूसी हमलों का खतरा है कि नेटो की तरफ से ये बड़े मूवमेंट्स करने को मिल रहे हैं? क्योंकि अब रूसी बॉर्डर के नजदीक वॉर प्लेन की
तैनाती को लेकर भी खबर आई है। पोलैंड में अमेरिकी KC-135T विमान की तैनाती, P-8A और E-3A जासूसी विमान पोलैंड में मौजूद है। वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रूसी बॉर्डर के नजदीक तैनात किए जा रहे हैं। तो जिस लिहाज से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, वहीं रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की इस तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां इंग्लैंड के एयरबेस से नेटो के विमान पोलैंड शिफ्ट हुए हैं और रूसी बॉर्डर के नजदीक सर्विलांस एयरक्राफ्ट की तैनाती को लेकर खबर आई है। KC-135T एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन की तैनाती, F-16, F-35 विमानों की रिफ्यूलिंग की तैयारी और नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक पोलैंड में अलर्ट मोड पर बताई जा रही है। अब नेटो देश एस्टोनिया की किलाबंदी को लेकर भी खबर आई है, जहां रूस से सटे बॉर्डर पर एस्टोनिया बंकर बना रहा है। जी हां, अब डिफेंस लाइन में 600 बंकर्स एस्टोनिया की तरफ से बनाए जाएंगे और बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाने की ये जो तैयारी है उसको लेकर खबर आई। अब रूस से जंग, एस्टोनिया की ये किलेबंदी आखिर है क्या, इनपुट क्या अभी तक सामने आ रहे हैं एस्टोनिया की इस तैयारी को लेकर, क्योंकि बॉर्डर पर बंकर एस्टोनिया की तरफ से बनाए जा रहे हैं। 600 बंकर्स तैयार कर रहा है नेटो देश एस्टोनिया और लातविया, लिथुआनिया के साथ बाल्टिक डिफेंस लाइन की तैयारी, नेटो से भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाने की मांग। वहीं एस्टोनिया में मौजूद हैं 5 देशों के 10,000 सैनिक। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सैनिक एस्टोनिया में तैनात बताए जा रहे हैं और पश्चिम मीडिया के सोर्सेस के हवाले से आ रही इन बड़ी खबरों को देखते हुए ये खबर है, जहां नेटो को अब युद्ध के लिए रूस उकसा रहा है। आपको बता दें, नेटो को पलटवार की चुनौती रूस दे रहा है। अब रूस में अमेरिकी राजदूत माइकल मैकफॉल की ये चेतावनी है, इसी हफ्ते जवाब दे नेटो। अमेरिका के राजदूत माइकल मैकफॉल का ये दावा आखिर है कि, और क्यों कह रहे हैं कि नेटो को हमले की ये चुनौती। इंफॉर्मेशन, जहां रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला नेटो को चिढ़ा रहा है। रूस अब नेटो को हमले की चुनौती दे रहा है। नेटो को इसी हफ्ते रूस को जवाब देना चाहिए। नेटो में यूक्रेन की सदस्यता ही रूस को रोक सकती है। अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर तस्वीरें और बड़ी खबर अब सामने आई है, जहां अगले 3 महीने में पिछले 6 महीने से ज्यादा मौत को दिया जाएगा अंजाम। सितंबर में आर या पार के महाविनाश जंग। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन की दुनिया को यह चेतावनी। पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ऑर्बन की इस वार्निंग को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, ऑर्बन को डर वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हंगरी के पीएम ने यूरोप में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। क्या कहा है? अगले 2 से 3 महीनों में पिछले 6 महीने से ज्यादा मौत को अंजाम दिया जाएगा और सितंबर से यूक्रेन में आर या पार की होगी जंग। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही ऑर्बन ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की थी। ज़ेलेंस्की के पास भी युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। अब जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, हमलों को कैसे फिलहाल इस फ्रंट पर अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर खबर आई है। रूसी MLRS हमले से यूक्रेन बेस को दहला दिया गया। 3 यूक्रेनी बेस पर मल्टीपल रॉकेट अटैक हुए हैं। उगन MLRS से रूस का यह घातक हमला। फिर से कैसे अलग अलग फ्रंट्स पर मिसाइल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने रूसी हमले की, जहां यूक्रेनी बेस को टारगेट कर दहला दिया गया।